नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है कि पहले 2 पार्ट के वीडियो में हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में और दूसरे पार्ट में उनसे संबंधित जो घटनाएं घटी थी या उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जो योगदान दिया था उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज इस पार्ट में हम महात्मा गांधी के अहिंसा से संबंधित और महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार जो हमें सबसे ज़्यादा उनके हिंद स्वराज नाम की छोटी सी पुस्तिका से मिलते हैं, तो उसी के आधार पर हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जब थे 1948 तक, तो 1920 से लेके 48 का जो एरा है वो गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। और गांधी ने कहा था कि मैं मेरे पीछे किसी भी तरह का कोई वाद या इज़्म छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे ये जो विचार हैं ये कोई नए विचार नहीं हैं, ये विचार जैसे सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने पहाड़ है, नदियाँ हैं, सागर है। तो वो कहते थे कि मैं मेरे पीछे किसी भी तरह का कोई वाद छोड़ना के नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो किया है वो मेरे जीवन में के ऊपर मेरे प्रयोग है, यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए मेरे खुद के जीवन के प्रयोग हैं। उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की है और उन्हीं गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन एक जगह फिर वो कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो फिर हमने उनके कुछ लिखे हुए दूसरे एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ग्रंथ और उनके ऊपर बहुत सारे जो उनका कलेक्टिव वर्क्स है उन पर हमने जब नज़रें दौड़ाई तो हमारे सामने गांधी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल व्यू हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि गांधी पे बहुत सारे थिंकरों का प्रभाव था, जैसे जॉन रस्किन, थियोडोर टॉल्स्टॉय। उसी तरह उनके ऊपर गीता का, बाइबल का, कुरान का और वेदों का, इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी के प्रभावों से जो गांधी के विचार थे उनको हम एक साथ बांधकर उनके राजनीतिक विचारों से जोड़ते हैं। तो राजनीतिक विचार पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पॉलिटिकल थॉट ऑफ गांधी, तो अबाउट स्टेट। सबसे पहले हम गांधी के अबाउट स्टेट, राज्य से संबंधित विचार पढ़ेंगे। गांधी व्यूज़ अबाउट स्टेट। गांधी जो वर्तमान राज्य है उसके समर्थक नहीं थे। वर्तमान जो राज्य है उसके समर्थक नहीं थे, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि गांधी एक अराजकतावादी थिंकर थे। और एक अराजकतावादी थिंकर जो होता है वो कभी भी स्टेट को पसंद नहीं करता है। उनके विचार मार्क्सवाद से जुड़े होते हैं। जैसे मार्क्सवाद में तो ये कहा जाता है कि एक क्रांति के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रबुद्ध अराजकतावादी हैं वो ये मानते हैं, जैसे गांधी और टॉल्स्टॉय, ये मानते हैं कि गांधी है जो राज्य है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा, अचानक ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वो इस बात के भी पक्के समर्थक थे कि वर्तमान जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्यों पहुंचाने वाला है? क्योंकि
इसके पास अपार शक्ति होती है, अपार सत्ता होती है, और जब जब राज्य की सत्ता बढ़ती है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान होता है। तो ये एक तरह से जो राज्य के विचार है उनके, वो अराजकतावादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और ये राज्य को साधन मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं एक साध्य प्राप्त करने का, और साध्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और उसका सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे थिंकर है वो राज्य को साध्य मानते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि ये एक साध्य है राम राज्य का, एक आदर्श समाज का, और राम राज्य की स्थापना एक अंतिम उद्देश्य है जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ न्याय होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अहिंसा पर। इनके आइडियल सोसाइटी, अबाउट आइडियल सोसाइटी यानी आदर्श समाज, आदर्श समाज से संबंधित इनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो आदर्श समाज है इनका वो अहिंसा पे आधारित होगा। जब हिंसा की कहीं देखने को नहीं मिलेगी तो फिर ये कहते हैं कि सेना और पुलिस की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इनका समाज है वो अहिंसा पर आधारित होगा, और अहिंसा में कोई किसी का बुरा नहीं करेगा तो पुलिस और सेना की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इनका जो आइडियल सोसाइटी है वो विकेंद्रित समाज होगा, यानी सत्ता है वो एक जगह केंद्रित नहीं होगी, बल्कि सत्ता है वो अलग अलग सत्रों में, जैसे गांव में, शहरों में, निकायों में बंटी होगी, और हर नीचे से नीचे वाला व्यक्ति भी शासन में अपना भागीदारी समझेगा। जेल जब ऐसा कुछ होगा, जब किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, तो गांधी कहते हैं कि जेल की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि फिर भी कोई अपराध करता है तो सुधार गृह बने होंगे, यानी सुधार गृह ऐसे होंगे जिसमें अपराधियों को ले जाया जाएगा और उनको सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, न कि उनको सज़ा देने की बात कही है। और उनका समाज भी राज्य की तरह है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा, यानी उनके समाज में किसी भी वर्गों का औचित्य नहीं होगा, और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित उनका समाज होगा। यानी उनका समाज है वो एक ऐसी कल्पना है जो यूँ माने कि उन्होंने खुद ही माना है कि ऐसे सर्वग जैसे समाज की स्थापना अभी नहीं हो सकती है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। यानी एक ऐसी कल्पना है जिसको हमें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उनके समाज में कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, और जो अमीर व्यक्ति है वो अतिरिक्त धन के ट्रस्टी होंगे, न कि मालिक होंगे, और अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए वो उस धन को प्रयोग में लाएंगे। गांधी जी के आदर्श समाज में बुद्धिजीवियों के लिए भी अपने हाथों अपना काम करना आवश्यक होगा, यानी ऐसा समाज होगा जिसमें शर्म की महत्ता होगी, शर्म की महत्ता होगी, सभी काम है वो बराबर होंगे, और हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करेगा। स्पीयर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, गांधी जी राज्य के क्षेत्र को सीमित रखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि राज्य का क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि उसको व्यक्तियों के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब होता है तो फिर राज्य है एक अपार सत्ता वाला एक यंत्र बन जाता है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। वो मानते हैं कि राज्य के जब काम सीमित होंगे तो न्यायालयों की स्थापना भी नहीं करनी होगी, और लोगों को न्याय है वो पंचायतों के द्वारा मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो स्वयं काम करेंगे, न कि राज्य काम करेगा। राज्य की शक्तियों में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का नुकसान होता है। उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसे
ऐसे राज्य की जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो सर्वज्ञ के समान है, और परंतु अहिंसक समाज में मेरा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अहिंसक समाज में मेरा दृढ़ विश्वास है। यानी वो कहते हैं कि इस प्रकार राज्य है वो सीमित राज्य होगा, उसकी शक्तियों में बिल्कुल वृद्धि नहीं होगी, और मानव सभ्यता का के विकास का मूल आधार उनका ऐसा राज्य होगा। अहिंसा से संबंधित उनके विचार, नॉन वायलेंस, गांधीयन व्यू अबाउट नॉन वायलेंस, जैसे कि आपको पता है कि अहिंसा गांधी जी के जीवन का अभिन्न अंग था। उनका विचार था कि जिस तरह पशु जगत में हिंसा एक आवश्यक नियम है, उसी प्रकार मानव जगत में भी अहिंसा है एक आवश्यक नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा का शाब्दिक अर्थ किसी को नुकसान या मारना है, लेकिन उनका जो अर्थ था वो बहुत विशाल था, जिसमें आत्मिक और दिव्य शक्ति थी। यानी वो मानते थे कि मेरा जो अहिंसा का विचार है वो वर्तमान जो शाब्दिक अर्थ है उनसे कहीं बड़ा है, और इसमें सिर्फ नुकसान पहुंचाना, शारीरिक नुकसान ही नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि कोई न तो मन से, न वचन से, और न ही कर्म से, यानी मनसा वाचा कर्मा, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी तरह से किसी को नुकसान न पहुंचे, यानी कोई बुरा किसी के बारे में न सोचे, न ही कठोर भाषण दे जिससे कि हिंसा होती है। उनका विश्वास था कि व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के प्रति घृणा न करे, बल्कि वो उसके कृत्य है, उसके जो पाप है उसके प्रति उनको घृणा करनी चाहिए। और उनका मानना था कि मेरा ये जो अहिंसा का विचार है वो निषेधात्मक विचार नहीं है। उनका कहना था कि यदि अहिंसा और हिंसा और अहिंसा दो चीज़ें हैं, और एक तीसरी चीज़ है कायरता। अहिंसा और हिंसा में मैं अहिंसा को चुनूंगा, अहिंसा को चुनूंगा, और हिंसा और कायरता में मैं हिंसा को चुनूंगा। वो कहते हैं कायरता से तो हिंसा ही अच्छी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। तो ये उनके विचारों का यूँ मान लो कि एक तरह से गलत व्याख्या है उनका। वो तो ये तक कहते हैं कि कायरता से हिंसा ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अहिंसा की बात करें तो अहिंसा तो एक वो मानते हैं कि महान आदमियों का, ये महान पुरुषों का गहना है, जिसे एक साधारण व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। एक बहादुर और दृढ़ लोगों का हथियार है, क्योंकि अहिंसा तो कोई भी कर सकता है ना, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हिंसा कर सकता है, लेकिन अहिंसा पर अड़िग रहना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसी तरह सत्याग्रह, सत्याग्रह से संबंधित गांधी के विचार, सत्याग्रह बुराई के साथ संघर्ष करने की गांधी जी की एक विशेष पद्धति है। यानी वो कहते हैं कि किसी भी बुराई से संघर्ष करना है तो आपको सत्याग्रह की तकनीक अपनानी चाहिए। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई पर डटे रहना, यानी सच्चाई पे डटे रहना, और अपने को यदि कष्ट सहना पड़े तो कष्ट सहो, लेकिन विरोधी को आपको कष्ट नहीं देना है, क्योंकि आप खुद कष्ट सहन करके आपको विरोधी की जो आंतरिक भावनाएं हैं उनमें परिवर्तन लाना है। सत्याग्रह गांधीवाद का दिल और आत्मा है, और शोषित लोगों का अत्याचार का सामना, शोषित लोगों को अत्याचार का सामना करने के लिए गांधी जी की एक विशेष देन है, जिससे वो किसी भी बड़े से बड़े अत्याचार का सहन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ विधियां भी बताई है, जैसे यदि कोई अत्याचारी है तो उसका असहयोग करो, हड़ताल करो, धरना दो, सामाजिक बहिष्कार करो, सविनय अवज्ञा करो, व्रत रखो, हिजरत रखो।
तो सविनय अवज्ञा और हड़ताल, असहयोग, इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। हिजरत का मतलब ये होता है कि जहाँ अत्याचार है, जहाँ सारे आपने तरीके अपना लिए फिर भी अत्याचारी है, वो समझ नहीं रहा है, तो उस जगह को छोड़कर आप किसी दूसरी जगह चले जाओ। सविनय अवज्ञा भी एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए जब तक कि लोकतांत्रिक तरीके से काम चल रहा हो। जब तानाशाही हो तो ही सविनय अवज्ञा को अपनाना चाहिए। तो ये उनके सत्याग्रह से संबंधित विचार थे। धर्म और राजनीति से संबंधित विचार, धर्म रहित राजनीति के वो विरोधी थे। यानी एक विचारक थे मैकियावली, जिन्होंने राजनीति को और धर्म को अलग किया था और कहा था कि राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साध्य और साधनों पे कहा था कि साध्य प्राप्त होना चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो। लेकिन गांधी जी मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी धर्म के बगैर जो राजनीति है वो समाज को तबाह कर देने वाली राजनीति होगी। वो कहते हैं कि मेरा ये जो धर्म का कंसेप्ट है वो कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है, बल्कि एक ये विश्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों का समूह है जिसको परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड के लिए बनाया है। यानी पूरे ब्रह्मांड पे लागू होने वाला धर्म ही मेरा धर्म है, वैश्विक धर्म है। उसी का मैं पालन करता हूँ और उसी के साथ मैं राजनीति को अपनाता हूँ। अर्थात वो राजनीति के नैतिकताकरण का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि धर्महीन राजनीति उस मरे हुए, खत्म हुए शरीर के समान है जो अंदर से षडांध मारता रहता है, गंध फैलाता रहता है। गांधी जी ने अपने लेख में लिखा था कि समाज में से धर्म को निकालना एक व्यर्थ प्रयत्न है, परंतु यदि यह प्रयत्न सफल हो जाएगा तो इसका मतलब समाज की तबाही होगी। हालांकि वो कहते हैं कि धर्म में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ समय समय पर अंधविश्वास हैं, वो धर्म को घेर लेते हैं, लेकिन उस ये जो बुराइयां कुरीतियां हैं वो हमेशा नहीं रहती। लेकिन धर्म है वो अमर है, अजर है और सदा ही बने रहने वाला एक सिद्धांत है, एक थियरी है, एक नियम है, एक मूल्य है। तो ये उनके धर्म और राजनीति से विचार थे। साध्य और साधनों से संबंधित विचार, साध्य साधनों से संबंधित विचार राजनीति में एक अहम भूमिका रखता है। गांधी जी का मानना था कि अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी उचित होने चाहिए। वहीं मैकियावली जो मध्य युग का बहुत बड़ा विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, वो कहता है साध्य और साधनों का कुछ नहीं होता। साध्य को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी तरह के साधन अपना सकते हो, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। लेकिन गांधी जी ने नैतिक साधनों पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि एक अच्छे साधन से ही एक अच्छा साध्य प्राप्त किया जा सकता है। साधनों की तुलना उन्होंने बीज से की है। जैसा बीज होगा वैसे ही वृक्ष लगेगा और वृक्ष लग के वैसे ही फल होंगे। यानी बोए बीज बबुल के आम कहाँ से होए, उसी तरह वो मानते हैं कि जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही साध्य प्राप्त होगा। साधनों का नैतिकतापूर्ण होना एक पहली शर्त वो मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें साधनों में नैतिकता को लाना होगा। इसी तरह उनके अन्य विचार, स्वतंत्रता से संबंधित विचार। तो स्वतंत्रता से संबंधित विचार में वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता से प्रथम स्थान देता हूँ। उन्होंने ऐसे विचारकों की निंदा की है जो राज्य को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। 1942 के हरिजन में गांधी जी ने लिखा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को न्यौछावर करके किसी समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसा करना व्यक्ति के मौलिक स्वभाव के ही विरुद्ध है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि गांधी जी स्वतंत्रता में
अटूट विश्वास रखते थे। लोकतंत्र से संबंधित विचार में आपको पता ही है कि गांधी पूर्ण रूप से लोकतंत्रवादी थे। उनका लोकतंत्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी वो लोकतंत्रात्मक पद्धति को अपनाने का में विश्वास रखते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों में सहनशीलता, अनुशासन, नम्रता और बलिदान की भावना होनी चाहिए। यानी उनका मानना था कि लोकतंत्र की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती क्योंकि लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए शासकों तथा शासितों के दिलों को परिवर्तन करना आवश्यक है। तो उनके लोकतंत्र से संबंधित विचार बहुत ही अच्छे थे। आपको पता ही है कि गांधी ने 1924 का जो बेलगांव महाराष्ट्र के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में मताधिकार देने के लिए न ही संपत्ति और न ही पद मुख्य योग्यता होनी चाहिए, बल्कि उनका आधार हाथ से कार्य करना होना चाहिए। यानी साहित्य या संपत्ति की कसौटी छल सिद्ध हुए हैं। हाथ से कार्य करने वाले उन सभी व्यक्तियों को शासनों में तथा राज्य के कल्याण में भाग लेने का अवसर देते हैं जो ऐसे कार्य में भाग लेना चाहते हैं। यानी किसी की तरह की बाध्यता वो नहीं रखते। यानी वो कहते हैं कि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है तो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को आपको मताधिकार देना होगा। स्वराज्य से संबंधित विचार। स्वराज्य एक ऐसी चीज़ है, स्वयं पर राज्य करना या स्वयं पर शासन करना, आत्मशासन। इसका आंतरिक अर्थ आत्मशासन है, सेल्फ रूल, आंतरिक शासन। तो उस पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि आत्मशासन आत्मसंयम के रूप में मैं लेता हूँ। यानी आत्मसंयम होना चाहिए, सेल्फ रेजिस्ट्रेंट होना चाहिए। उनके स्वराज के अर्थ को हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपने भय के अपने यत्नों द्वारा निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांधी जी का विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर्श स्वयं में एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो साधारण लोगों को सच्चे अर्थों में स्वराज का आनंद लेने के योग्य बनाने की दिशा में प्रथम पग है। उन्होंने यंग इंडिया 1922 में अपने प्रकाशित लेख में लिखा था कि उनके कल्पित स्वराज्य में निर्धन लोगों धनियों के साथ समान रूप से जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकेंगे और किसी को भी भोजन कपड़े की कमी नहीं होगी। तो वो ही मेरे लिए एक सच्चा स्वराज होगा। राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार तो आपको पता ही है कि गांधी जी राष्ट्रवादी थे। भारत के प्रति उनके मन में अथाह लगन थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में गौरव की भावना अनुभव करते थे। अरविंद की तरह उनका विचार था कि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिकता के उच्च आदर्श का प्रचार और विस्तार करना भारत का एक महान उद्देश्य है। उनके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत विश्व के राष्ट्रों के साथ समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करे। गांधी जी ने कहा था कि भारत में बनी वस्तुओं को अस्वीकार करके विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का अभिप्राय भारत के प्रति अन्याय करना होगा। यानी वो कहते थे हमें स्वदेशी चीज़ों का अपनाना चाहिए, पर वो ये भी नहीं कहते थे कि विदेशियों का पूर्णतः बहिष्कार करना है। उन्होंने का मानना था कि जब तक हो सके तब तक हमें अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी अपनी वस्तुओं को रद्द नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद है, ये अंतर्राष्ट्रवाद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित विचार
भी वो गांधी जी एक अंतर्राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वो हमेशा ये मानते थे कि हमें आके एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं रखने चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। उनका जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, या यूं कहें उनका एक उच्च वचन है कि मैं मेरे घर की चारों खिड़कियां खुली, चारों दिशाओं की खिड़कियां खुली रखता हूं, ताकि नई ताज़ी हवा मेरे मन को और पवित्र बनाती रहे। उन्होंने कहा कि इन खिड़कियों से गंदी भी हवा आती है और शुद्ध भी हवा आती है, मैं केवल शुद्ध हवा को ही लेता हूँ, गंदी हवा को छोड़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रवादी बनने से पूर्व गांधी राष्ट्रवादी ही हैं, और उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रवादी किसी को बनने से पहले राष्ट्रवादी भी होना चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने तरंग सिद्धांत की भी व्याख्या की है। जैसे हम एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो एक तरंग है वो दूसरे पे जाके ख़त्म होती है। तो यदि हम पहली तरंग को गांव माने, दूसरी तरंग को शहर माने, तीसरी को राज्य स्टेट प्रांत माने, और चौथी को देश माने, राष्ट्र माने, और पांचवी ये तरंग को हम यदि अंतर्राष्ट्रवाद या अंतर्राष्ट्रीय विश्व माने, या ग्लोब ग्लोब पे जो अंकित राष्ट्र हैं उनको माने। यानी वो समझाना चाहते थे कि जिस तरह एक तरंग दूसरे पे जाके समाप्त होती है, उसी तरह हमें भी इसी तरह रहकर एक दूसरे का सहयोग करना है। श्रम पूंजी के से संबंध विचार उनके बहुत ही पवित्र थे। वो जो पूंजी श्रम है, यानी श्रम को बहुत ज़्यादा जो बल देते थे। ब्रेड लेबर या कैपिटल लेबर को वो बहुत ही उच्च मानते थे। श्रम पूंजी से रिलेटेड उनके विचार यही थे कि निजी पूंजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूंजीपतियों को ट्रस्टी समझा जाना चाहिए, और पूंजीपति देश की समस्याओं के लिए अपने धन को लगाना चाहिए। उसी तरह उन्होंने कहा है कि श्रमिकों का शोषण उनको नहीं करना चाहिए, और श्रमिकों को उद्योगों में हड़ताल का साधन भी अपनाया जाए यदि उनके द्वारा सही प्रयत्न विफल सिद्ध हो चुके हों, तो उनको हड़ताल जैसी भी व्यवस्था का सहारा भी ले सकते हैं। ये कुछ विचार थे महात्मा गांधी के राजनीति से संबंधित। आगे और पढ़ेंगे हम महात्मा गांधी की नेक्स्ट क्लासों में साध्य और साधनों संबंधी विचार। वैसे राजनीतिक विचारों में उन सभी पहलुओं को हमने छू भी लिया है, जैसे आदर्श राज्य, आदर्श समाज से संबंधित उनके विचार, सर्वोदय से संबंधित उनके विचार, और गांधी जी के अंत्योदय संबंधी विचार। तो ये सब विचार हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे, और संरक्षण प्रणाली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हमने एक भूमिका बना ली है उनके राजनीतिक विचारों से, कि थोड़ी थोड़ी सभी विचारों की व्याख्या हमने यहाँ कर ली है। थैंक्स, आपने मेरे को इतनी देर से सुना। और जाते जाते एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।